गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाश्चात्य विचारक प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो का नाम प्रत्येक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता एवं अध्ययनकर्ता के लिए काफ़ी जाना पहचाना शब्द है और न केवल राजनीतिक अध्ययनकर्ता और विश्लेषणकर्ता के लिए बल्कि राजनीतिक विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भी प्लेटो का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो को राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र दृष्टा और एक आदर्शवादी काल्पनिक विचारक के रूप में जाना जाता है। पाश्चात्य जगत में जो राजनीतिक चिंतन की परंपरा शुरू हुई, जो नगर राज्यों की धारणा शुरू हुई, उसमें प्लेटो ने काफ़ी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसलिए जब भी जहाँ भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की अध्ययन की शुरुआत होती है तो वह प्लेटो के नाम से ही शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो का विशिष्ट, महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली योगदान माना जाता है। जैसा कि हम नाम से ही परिचित हैं, प्लेटो आदर्शवादी, काल्पनिक और दार्शनिक विचारक माना जाता है। कहा जाता है कि प्लेटो ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनका मुख्य लक्ष्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। एक आदर्श और नैतिक गुणों से युक्त शासक के बारे में उन्होंने परिकल्पना की थी। हालांकि यथार्थवादियों ने प्लेटो के उन विचारों को ज़्यादा सार्थक नहीं माना और ये माना कि व्यवहारिक जीवन में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित राज्य की धारणा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो विचार दिए, उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उनका जो चिंतन है, एक आदर्श राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसी कारण प्लेटो के विचार सार्वभौमिक और सार्थक माने जाते हैं। प्लेटो के बारे में हम सामान्य चर्चा करें तो प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था, एथेंस नामक नगर में हुआ था। ईसा पूर्व 428 में प्लेटो का जन्म हुआ था और प्लेटो का वास्तविक जो नाम है वो अरिस्टोक्लीज माना जाता है, क्योंकि प्लेटो का नाम प्लेटो तो उनके गुरु सुकरात के कारण पड़ा और उनके बारे में कहा जाता है कि प्लेटो शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट थे, चौड़े कंधे वाले थे। इस कारण उनको अफलातून के नाम से संबोधित किया और वही नाम फिर धीरे धीरे प्लेटो के नाम से फेमस हो गया। तो प्लेटो का जो दर्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्लेटो ने तत्कालीन समय में यूनान में एथेंस और स्पार्टा जो दो नगर राज्य थे, उनकी शासन व्यवस्था, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ के न्याय व्यवस्था और वहाँ के प्रशासन का अध्ययन किया और उनमें जो कमियां थी उनमें सुधार करने के लिए एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। वही उनके विचारों का मूल स्रोत है, वही उनके विचारों का मूल मर्म है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने तत्कालीन समय में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आदि का अवलोकन और अध्ययन किया और उनमें सुधार करने का प्रयास किया और उन्होंने जो बातें बतलाई वही प्लेटो के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। प्लेटो की जो रचनाओं की हम बात करें तो प्लेटो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जिनमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक माना जाता है, जिसमें उनके आदर्शी विचारों का चिंतन और विश्लेषण मिलता है। इसके अलावा जब प्लेटो के विचारों की आलोचना होने लगी तो जीवन के अंतिम पड़ाव में, या हम कहें जीवन के उत्तरार्ध में, प्लेटो ने खुद ने भी ये स्वीकार कर ली थी कि मैं जो आदर्श व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूँ या जिस पर के लिए मैंने प्रयास किए हैं वो यथार्थ में संभव नहीं है। तो उन्होंने एक दूसरा ग्रंथ लिखा, द लॉज, और उसमें उन्होंने कुछ यथार्थवादी या वास्तविक तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ में हम नाम लें तो रिपब्लिक माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने द लॉज, फ्रीडो और भी कई ग्रंथ लिखे हैं जो कि उनके महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन यदि प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम आए तो रिपब्लिक का नाम हम ले सकते हैं। द लॉज भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है।
अब प्लेटो के सिद्धांतों की बात करें तो उन्होंने कई सिद्धांत दिए, जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। ये प्लेटो के आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जो परिकल्पना की, उसमें शासक आदर्श कैसे बन सके, शासक विवेकी कैसे बन सके, इसके लिए उन्होंने कहा कि समाज में नैतिकता का प्रभाव होना चाहिए और उस शासक को एक उचित रीति के माध्यम से, उचित प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए और समाज में न्याय की व्याप्ति होनी चाहिए। इस प्रकार प्लेटो ने अपने इस सिद्धांतों के माध्यम से एक आदर्श शासक की परिकल्पना, एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी। एक गुरु शिष्य की परंपरा भी रही है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। कहा जाता है कि सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। अब प्लेटो के विचारों में शासकों में बदलाव की जो महत्वपूर्ण बात आई, उसका आधार यह भी माना जाता है कि उनके गुरु सुकरात को तत्कालीन शासक की आलोचना करने के कारण विष देकर मरवा दिया गया था। इस बात का प्लेटो के विचारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और वो एक इस माहौल को देखकर, इस घटना को देखकर वो एक महान दार्शनिक और चिंतक बन गए और ये सोचने लगे कि जब तक शासक विवेकी नहीं होंगे तब तक समाज में परिवर्तन, बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने कहा भी कि जब तक शासक दार्शनिक नहीं होंगे या शासकों में दार्शनिकता की भावना नहीं होगी तब तक एक आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों में एक आदर्श राज्य की बात भी कही है और इस हेतु प्रयास भी किए हैं। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य के क्या उद्देश्य हैं, इन सब बातों को उन्होंने अपने राज्य के सिद्धांत में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने न्याय सिद्धांत में, शिक्षा सिद्धांत में और साम्यवाद के सिद्धांत में आदर्श राज्य से जुड़ी हुई बातों को ही महत्वपूर्ण आधार माना है और कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। जैसे प्लेटो के सिद्धांतों की हम चर्चा करें तो न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद के सिद्धांत के साथ साथ उन्होंने एक आदर्श राज्य और एक उप आदर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। उन्होंने राज्य के सिद्धांत में बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का आधार दैवीय माना है। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के माध्यम से हुई है और ये मानना है कि राज्य व्यक्तियों का विराट रूप है, राज्य व्यक्तियों का वृहद रूप है। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना है कि राज्य का निर्माण कोई पत्थर और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि राज्य का निर्माण तो उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों से होता है। तो राज्य की उत्पत्ति का आधार उन्होंने दैवीय माना है और राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप माना है, विराट रूप माना है। फिर उन्होंने राज्य के आदर्श राज्य के कुछ मापदंड भी माने हैं। उसमें शासक कैसा हो, शासक विवेकी हो, उस राज्य की जनसंख्या कितनी हो, समुचित जनसंख्या हो, और ये माना भी है कि राज्य श्रेष्ठ वही हो सकता है जिसकी कोई निश्चित जनसंख्या, न तो जनसंख्या कम होनी चाहिए न अधिक होनी चाहिए। और राज्य का मुख्य दायित्व क्या है, राज्य का मुख्य दायित्व उन्होंने प्रजाहित, प्रजा कल्याण को माना है और समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना माना है। अब न्याय का जो बात उनकी हम करें तो न्याय का जो उनका सिद्धांत है उसका संबंध नैतिकता से है। सीधा सा फोस्टर ने उनके न्याय सिद्धांत की बात भी कही है। फोस्टर ने उनके न्याय सिद्धांत के बारे में कथन भी कहा है कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। ये कथन प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने में काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वर्तमान न्याय व्यवस्था और प्लेटो की न्याय व्यवस्था में मौलिक अंतर देखने को मिलता है। प्लेटो की जो न्याय की व्यवस्था थी, प्लेटो की जो न्याय की बात थी, वो व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको आंतरिक तत्व माना जाता है। और वर्तमान जो न्याय है वो समाज में व्यवस्था स्थापित करने से है, तो इसको बाहरी तत्व माना जाता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में और वर्तमान न्याय व्यवस्था में मौलिक अंतर पाया जाता है। प्लेटो ने ये माना है कि जिस समाज में लोग नैतिकता का पालन करेंगे वह न्याय की स्थापना मानी जा सकती है। सीधा सा अर्थ है कि उसने बतलाया कि व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं। व्यक्ति विवेकी होता है, व्यक्ति साहसी होता है और व्यक्ति के मन में क्षमता भी होती है। और यही बड़े रूप में राज्य में 3 गुण वर्ग पाए जाते हैं और उसी के आधार पर समाज में 3 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग।
अब प्लेटो ने कहा कि ये तीनों वर्ग अपने अपने दायित्व को पूरे करेंगे, वह न्याय की स्थापना मानी जाती है और नैतिकता का पालन करेंगे, वह न्याय की व्याप्ति मानी जा सकती है। इसके माध्यम से प्लेटो ने एक उचित न्याय व्यवस्था या न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का प्रयास किए। फिर उसने दूसरा पक्ष माना है शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत में भी उसने बतलाया है कि समाज में शिक्षा का माध्यम क्या हो, समाज में शिक्षा की प्रक्रिया क्या हो, शिक्षा का अधिकार किसे हो, शिक्षा किसके माध्यम से दी जाए, ये सारी बातें उन्होंने शिक्षा सिद्धांत में बतलाने का प्रयास किया। और प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एथेंस और स्पार्टा में प्रचलित दोनों की शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनकी जो अच्छाइयाँ थी उनको अपनाते हुए अपने नए शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि शिक्षा राज्य नियंत्रित होनी चाहिए। शिक्षा के दो भाग माने प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, या हम कहें प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और ये बतलाया कि शासकों के लिए उच्च शिक्षा का होना जरूरी है। और प्लेटो द्वारा बतलाई गई प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही कोई शासक बने, ये प्लेटो ने माना है। तो प्लेटो ने अपने नागरिकों के लिए उचित शिक्षा प्रणाली का भी प्रावधान किया है और एक शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दूसरा उनका साम्यवाद का सिद्धांत भी है, जिसमें उन्होंने बतलाया कि एक शासक के मन में धन के प्रति मोह न हो, लालच न हो, परिवार के प्रति मोह न हो, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है और एक साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस साम्यवाद के सिद्धांत पे चलकर कोई शासक नैतिक और विवेकी बन सकता है और एक आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में अनेक अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है। आगे हम कहें तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण। आदर्श राज्य के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि शिक्षा, साम्यवाद और न्याय व्यवस्था आदर्श राज्य के आधार है और यह बतलाया कि इनके माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना संभव है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो भी आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक माना जाता है। अब जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कही उसके कुछ विचारकों द्वारा और विशेष रूप से उसके शिष्य अरस्तु द्वारा भी आलोचना की गई। तो अपनी विचारों को आलोचना से उबारने के लिए अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्लेटो ने यह स्वीकार कर लिया कि अब हमें कुछ व्यवहारिकता को अपनाना होगा और एक उप आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें उन्होंने काल्पनिक बातों का परित्याग करके यथार्थ से जुड़ने का प्रयास किया और नए रूप में एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य का सिद्धांत माना जाता है। उसका उल्लेख प्लेटो ने अपने ग्रंथ द लॉज में किया है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो के विचार हैं वो चाहे यथार्थ न रहे हों, चाहे उनके माध्यम से वास्तविक जीवन में कोई भी व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं किए जा सकते हो, या हम कहें वो काल्पनिक आदर्श ही रहे हों, लेकिन फिर भी प्लेटो के विचार निरर्थक नहीं माने जा सकते। प्लेटो के विचारों का सहारा लेकर कोई भी राज्य एक आदर्श स्थिति में कैसे आ सकता है, इस हेतु प्रयास किया जा सकता है और एक आदर्श राज्य के मापदंडों को प्राप्त करने का प्रयास करके कोई राज्य श्रेष्ठ रूप में आ सकता है। चाहे प्लेटो के विचार काल्पनिक हों, चाहे काल्पनिक जगत के आधार माने गए हों, लेकिन फिर भी इन पे चलकर कोई भी शासक समाज में नैतिकता को बढ़ावा दे सकता है, शासन व्यवस्था में सुधार कर सकता है और इस आधार को, या हम कहें इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर कोई शासन प्रणाली श्रेष्ठ शासन प्रणाली बन सकती है, उसमें सुधार आ सकता है। तो चाहे प्लेटो के विचारों की कितनी भी आलोचनाएं की जाए, चाहे उनमें कितनी भी कमियां निकाली जाएं, लेकिन उनका आधार लेकर उनको हम मापदंड मानकर एक अच्छे और श्रेष्ठ शासन के स्वरूप को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और अच्छी व्यवस्था स्थापित करने का आधार बन सकते हैं। तो प्लेटो के विचार आज भी सार्वभौम हैं, आज भी प्रासंगिक हैं और चाहे इनको वास्तविक जीवन में लागू न किया जाए, लेकिन इनको आधार बांधकर इनको हम एक तरह से मानक मानकर
श्रेष्ठ शासन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रयास कर सकते हैं। तो प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का आज भी महत्व है, आज भी एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए उपयोगी है और इसी कारण प्लेटो को राजनीतिक दर्शन में एक मुख्य विचारक के रूप में पढ़ा जाता है और उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।